बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो है वो हम स्टोरेज डिवाइसेस का पार्ट जो है वो हम करने के लिए जा रहे हैं, क्लास 9 कंप्यूटर। तो आगा खान बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कन्वर्जन के लिए आपके पास कुछ भी हो सकता है, लाइक अगर आपको दे दिया जाए कि 40 गीगाबाइट को आप कन्वर्ट करें कितने मेगाबाइट्स। अब ये गीबी और मीबी ये भी कहा जाता है। तो वो आप ऐसे लिखा होगा कि 40 गीबी को आप कन्वर्ट करें गीबी बाइट्स, और ये कन्वर्ट करें मीबी बाइट्स। ठीक है, तो ये कन्वर्जन आपसे मांगा जाएगा। तो बताओ 40 गीगाबाइट्स को मेगाबाइट्स में अगर आप कन्वर्ट करते हैं, तो इसको कन्वर्जन करने का मतलब ये होता है कि देखिए आप लिखेंगे 40 GB। जी किसके बराबर होता है? 2 की पावर यही देखा था ना। के किसके बराबर होता था? 10। एम किसके बराबर होता था? जी किसके बराबर होता था? 30। और टेरा किसके? 40। ऐसे ही होता था। तो बताओ यहाँ पे हमने लिखा 40 × 2 की पावर, नहीं समझे? लिखिए आप। और ये जी की जगह ये लिख लिया तो बाइट तो अपनी जगह रहेगा। ये वाली चीज जी क्या आ गया? जीबी की जगह क्या आ गया? 2 की पावर 30। अब देखो तुम कि 40 को मैं ऐसे ही रखूंगा मल्टीप्लाई पर। कन्वर्ट किस में करना है? मीबी में। मीबी किसके बराबर होता है? 2 की पावर। बताओ ये 30 है, मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ 20 और 10। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर बी। ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं समझे भाई? ये 30 लिखा था ना, 30। मुझे किस में कन्वर्ट करना है? जीबी से मीबी में आना है। मीबी किसके बराबर होता है? 20। तो बताओ ये जो 30 था इसको 20 में ब्रेक कर सकता हूँ? तो अब ये वाला पार्ट सेपरेट रहने दो, और इस वाली चीज को इस वाली चीज के साथ क्या कर दिया? मर्ज कर। तो मर्ज करने का मतलब क्या हुआ? 40 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10 ये किसके बराबर होता? बीबी। और यहाँ पे क्या लिख लेंगे? ये आपके पास आंसर आ गया कन्वर्जन। यानी कि 40 × 2 की पावर 10 बीबी बाइट के बराबर। मुश्किल है, वो भी कर लेते हैं। अभी ये चीज समझ में आ गई। अब आप कन्वर्जन अगर फर्दर सॉल्व करना चाहें तो आप जानते हैं 2 की पावर 10 जो होता है वो बराबर होता है 1024। 2 की पावर 20 अगर लिखना है आपने तो इसको लिख लेंगे 1024 मल्टीप्लाई बाय 10। और 2 की पावर 30 जो होगा इसको 3 दफा लिख लें, मल्टीप्लाई करें आंसर। ऐसे छोड़ देते हैं तो भी ठीक है, वरना इसको 40 को मल्टीप्लाई करूंगा 1024 मीबी बाइट्स। समझ गए? अच्छा, अगर लिखा होता 40 गीगाबाइट को आपसे कहते हैं कि इसको मीबी बिट्स में कन्वर्ट करें। किसमें? किसमें कन्वर्ट करें? मीबी बिट्स। तो बिट्स आप जानते हैं एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8। पता है? नहीं नहीं, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? और एक बाइट में निबल्स कितने होते हैं? निबल्स पढ़ा है? NIBBLES निबल्स। ये निबल्स जो होते हैं वो 4 बिट मिलके एक निबल बनाते हैं। एक निबल जो होता है वो कितने बिट का होता है? यानी कि 2 निबल्स जो होते हैं वो एक बाइट का। 2 निबल्स जो होंगे NIB वो एक बाइट के बराबर। समझे? 8 बिट्स एक बाइट, 4 बिट एक निबल। तो 4 और 4 2 निबल जो होंगे वो एक बाइट के बराबर। समझ गए? अच्छा, यहां तक आ गए? अगर ये बाइट्स के बजाय क्या लिखा होता? बिट्स। तो मेरे पास आंसर किसमें आया है? कैपिटल बी में आया है ना, बाइट्स। तो इसको बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आंसर आता मल्टीप्लाई करके उसको मैं मल्टीप्लाई बाय क्या कर देता? 8। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता? बिट्स में कन्वर्ट हो जाता। याद रखें, बिट्स जो होता है वो स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। बिट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? और जो बाइट्स होता है इसको हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं।
मसलन अगर लिखा है के बी तो इसका आंसर क्या है, किलो बिट्स। और अगर लिखा है के कैपिटल बी तो किलो बाइट। नहीं समझे, बाइट बड़ा होता है बिट्स, बाइट। समझ गए, कन्वर्जन समझ में आ गई। अब ये कह रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन किलो एंड मेगा, तो ये होगा कीबी एंड मीबी। तो किलो और मेगा के दरमियान रिलेशन बताओ। किलोबाइट इज इक्वल टू मेगाबाइट, ऐसे लिखा है। अब ये बताइए किलो और मेगा के दरमियान, यानी कि एक मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होगा, या एक किलोबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होगा, अगर ये लिखना चाहूं। तो देखिए, मैंने सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि आप क्या करें, यहाँ पे रिलेशन मेगाबाइट का निकाल रहे हैं ना, आप लिखे यहाँ पे मेगा बाइट। मुझे इसे कन्वर्ट करना है किस चीज में, मेगा से कहां जाना है, किलो में। ज्यादा बेहतर मेगा से किलो में आना है, ना कि मैं किलो से मेगा में जाऊं। लेकिन मैं बता देता हूँ किलो से मेगा में कैसे। यहां तक बात समझ में आई, मेगा बाइट किलो में जाना है। मेगा किसके बराबर होता है, 2 की पावर 20 बाइट, ऐसा ही है। यहां से आगे चलिए तो आपके पास क्या आएगा, मेगा में जाना है, किलो में जाना है, सॉरी मेगा में जाना है। आपने मेगा में जाना है, किलो में जाना है। किलो 10 होता है, मेगा क्या होता है, तो ये तो मेगा है, किलो में आना है। तो किलो में आने का मतलब क्या है, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 बाइट, लिखा है इसे। अब ये बताओ, ये जो 2 की पावर 10 है, इसको तो ऐसे ही रहने तो 2 की पावर 10, ये 2 की पावर 10 क्या कहलाएगा, किलो। तो देखो, जो तुम्हारे पास मेगा था वो किस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि तुमने ये चीज देख ली कि इसको मैं लिख सकता हूं 1024 किलो बाइट। तो ये यही मतलब हुआ ना, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलो। जब मैं लिखने जा रहा था तो आपने कहा था ना 1000 होता है, कहा था ना, लेकिन 1000 नहीं होता, होता है 1024। लेकिन अगर मुझसे कोई उसका प्रूफ मांगे तो देखिए प्रूफ बन रहा है ना। अब अगर मैं उल्टा चलता, मैं किलो बाइट से कहा जाता, मेगा, मतलब किलो बाइट किसके बराबर होता है, 2 की पावर 10 बाइट। मुझे किस में जाना है, मेगा किसके बराबर होता है, 2 की पावर, बताओ यहाँ पे क्या लिखा है। अब 20 में जाने का मतलब क्या है, मुझे बढ़ाना पड़ेगा, कम करना होगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं जब किसी चीज को बढ़ाऊंगा, ऐड करूंगा, तो मुझे उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। मसलन इसको 10 है ना, बताओ 10 20 कैसे बनेगा, 10 तो पहले से, 20 करने के लिए मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 की पावर 10 से। अब हो गया 20। बताओ जिस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसी नंबर से मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। सही कहती है, यानी कि ऊपर 2 की पावर 10 था, मुझे क्या चाहिए था, कितना कम है, तो मैं 2 की पावर 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा इसे। जब मैं इसे 2 की पावर 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, तो बताइए ऊपर ये 10 10 मिलेंगे तो कितना बन जाएगा, रिक्वायर्ड 2 की पावर 20 आ गया। नीचे क्या है, अब बताओ ऊपर जो 2 की पावर 20 आ रहा है वो क्या बन गया, 2 की पावर 20 क्या बन गया, मेगा बाइट। और डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा, 2 की पावर 10। अब ये जो नीचे 2 की पावर 10 बचा, इसका मतलब क्या है, 1/1024 मेगा बाइट, ये 1 किलो बाइट। और होना भी यही चाहिए। जब 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होगा तो 1 किलोबाइट के नीचे आ जाएगा। वही चीज आ गई, कन्वर्जन समझ में आया। तब किसी भी नंबर पे कर लेंगे, गीगा होगा तो गीगा पे कर लेंगे। गीगा से किलो में आना है तो गीगा होता है 40 30, किलो में आना है तो सर क्या 20 काट के अलग कर दे, 2 की पावर 10 रहने दो, 10 की जगह किलो लिख दें और 20 को नंबर से मल्टीप्लाई। सही, तो कन्वर्जन से। आगे क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ बैकअप स्टोरेज डिवाइस आर यूज्ड इन डेस्कटॉप कंप्यूटर। बैकअप स्टोरेज, एक ऐसी डिवाइस, बैकअप स्टोरेज क्या कहलाएगी, सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज एक ऐसी स्टोरेज जो कि किसके लिए इस्तेमाल हो, तो बताइए कौन सी हो। आप अपने सिस्टम में डाटा को कहां पे स्टोर करते,
हार्ड डिस्क पे। कहाँ पे स्टोर करते हैं? हार्ड डिस्क पे। इसके अलावा बैकअप स्टोरेज और क्या हो सकती है? फ्लॉपी भी नहीं हो सकती। उसके अलावा यूएसबी स्टोरेज, स्टोरेज जरूर लिखेंगे। सीडी भी हो सकती है किसी हद तक, राइटेबल होती। राइटेबल, समझ गए? हाँ, अब बताओ रैम क्यों नहीं है? रैम में लिखा है कभी? क्यों है रैम? कैसे? और कोई बताए? उसको हम वॉलेटाइल क्यों कहते हैं? क्यों, कैसे पता लगा? देखा, इसको कहते हैं ये चीज कि मैं इतने दिन से इतनी कोशिशें कर रहा हूँ कि एक कॉन्सेप्ट आपके जहन में आए, अभी भी आप उस कॉन्सेप्ट का आंसर नहीं कर रहे। मजेदार बात है, इसका बात आप लोगों की खराबी नहीं है, ये हम लोगों के अमाल सही है। हमारी जबानों में असर नहीं रहा है कि आप लोग समझ सकते हकीकत है। क्या बताऊं, एक अरसे से मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, जो मेमोरी और स्टोरेज के लिए मैंने आपको बताई कि मैं किसी प्राइमरी और सेकेंडरी को डिस्टिंग्विश कैसे करता हूँ। मेजर क्या डिफरेंस ना, असल में इसको डिफरेंस करने में इतनी सारी चीजें, लेकिन याद करो कि मैंने सबसे पहले तुम लोगों को क्या, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। देखो, मैंने यहाँ लिखा भी, तब भी आपको नहीं समझ। ये मैं बता बता के थक गया, खत्म हो गया। लेकिन आप लोगों ने उसी जगह रहना है कि वो उड़ जाती है, वो उड़ती नहीं। वो कोई उड़, हार्ड डिस्क से डाटा नहीं उड़ सकता। आप डिलीट करते हो जाए, क्या तकलीफ है? कैसे खुद ब खुद आप, खुद ब खुद क्यों उड़ता? खुद ब खुद उड़ने का मतलब ये हो गया कि कोई ना कोई कंट्रोल करके खुद ब खुद, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है ना। लेकिन क्या खुद ब खुद का मतलब ये है कि जब उसमें खुद ब खुद उड़ जाता है तो वो किसी काम का होगा तुम्हारे लिए? लेकिन किसी के लिए तो किसी काम का होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काम का है। रैम, बताओ, ये सेकेंडरी बैकअप स्टोरेज है, रैम तो इस्तेमाल नहीं करते भाई। क्यों नहीं करता? इस वजह से मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। उसकी जब तबीयत चाहती है उसके ऊपर लिखता है, जब तबीयत चाहती है उड़ा देता। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए खुद ब खुद नहीं है, नहीं समझे? जो कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, पता है आपको ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे डाटा आप रैम के ऊपर लिख भी सकते हैं और उड़ा भी सकते हैं खुद से। आप डाटा रैम पे से उड़ा दीजिए, आप देखेंगे सिस्टम हैंग हो जाए। कभी होते हुए देखा है सिस्टम हैंग? चलते रहते आपका माउस ही नहीं चल रहा, हैंग हो गया, क्या होता है जानते हैं? होता ही है कि आपके सिस्टम में आया वायरस। वायरस में, जिस बंदे ने वायरस बनाया था उसने एक ऐसी रूटीन लिखी, एक ऐसा प्रोग्राम लिखा जिसमें कंटेंट जाके ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछे बगैर रैम में क्या हो गया, कॉपी हो गया। जब वो रैम में कॉपी हो गया तो रैम ने जब उसको पढ़ा तो वो देख कर घबरा गई कि भाई ये तो मैंने लिखा ही नहीं था, ये कहां से आ गया? अब वो उसको बार बार रीड करती रहेगी कि यार मैं तो फंस गई, नहीं समझे? ऑपरेटिंग सिस्टम उस वक्त तक हिलेगा नहीं जब तक उसको समझ में ना आ जाए कि ये डाटा मैंने कब और कहां लिखा था, जबकि आपने वो डाटा वो किसी वायरस से लिखा हुआ। ये काम करता है वायरस, तभी तो तुम्हारा सिस्टम हैंग हुआ हुआ और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम शर्मिंदा और परेशान होता है कि यार यूजर से कह रहा होता है कि भाई मुझे माफ कर दो, जबकि उसकी गलती नहीं होती, गलती उस वायरस की होती है जो किसी बंदे ने सिस्टम में एंटर किया होता है। अब आप मुझे बताएं, जब मैं बैकअप स्टोरेज कहता हूं तो बैकअप किसके लिए होगा? मेरे लिए ना। तो मेरे लिए होने का मतलब क्या है कि हार्ड डिस्क, जो भी डाटा स्टोर करूंगा हार्ड डिस्क में, वो मैं अपने लिए स्टोर करूंगा, समझ रहे हैं? हार्ड डिस्क पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या? बोलो। क्यों? यूजर के एक्सेस में नहीं होगा। अब तुम खुद तसव्वुर करो। अब देखिए लॉजिक करती है, आपने ये इसका आंसर कितना गलत किया है। अब जस्ट सोचिए, ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर में मौजूद होना लाजमी है कि नहीं? चलिए, उसके बगैर कोई सिस्टम चल सकेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर, अगर हार्ड डिस्क में नहीं है तो वो कहां पे होना चाहिए? रैम में। अगर हार्ड डिस्क में नहीं है
तो दूसरी लोकेशन क्या हो सकती है रैम में? क्या रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? 100% होता। ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता, मौजूद होता। लेकिन ये बताइए जब आप काम करके अपना सिस्टम ऑफ कर देते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो रैम में होता है वो तो उड़ गया। सेकेंड टाइम जब तुम सिस्टम को ऑन करोगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड कहां से होगा? नहीं समझे? तुम्हें समझ में आएगा काम? इस पे क्या जो आगे वाले सुने दोबारा। ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे कंप्यूटर में मौजूद है, रैम में लोड हो गया। अभी ये रैम में लोड हुआ है, चल रहा। कहां पे है ये? रैम में। अब मुझे ये बताओ कुछ टाइम में काम करने का सिस्टम ऑफ कर, तो आपको पता है वो रैम से पहले कहां पे मौजूद था? मैंने हार्ड डिस्क पे क्यों रखा? क्योंकि जब मैं ऑफ करने के बाद फिर से ऑन करूं तो रैम तो उड़ चुकी, वॉलेटाइल है, ऑपरेटिंग सिस्टम बंद कर दी। तो उस रैम के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ था उसकी एक कॉपी कहां होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि जब मैं सिस्टम ऑन करता हूं तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस कॉपी को रैम और हार्ड डिस्क से फिर से उठाता है और कहां लोड करता है। नहीं समझे? तुम लोग को समझ में आई? अगर देखिए अब एक दफा रैम में लोड हो गया तो अब हार्ड डिस्क के अंदर मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है अब चलते हुए? नहीं। अब अगर मैं हार्ड डिस्क के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ा भी दूं तो विंडोज के ऊपर कोई फर्क, लेकिन फर्क तब पड़ेगा जब मैं इसे शट डाउन कर दूंगा और फिर से ऑन करूंगा। ये कंप्यूटर विल नॉट बी एग्जीक्यूट, क्योंकि जैसे ही आप ऑन करेंगे ना तो वो भागता हुआ जाएगा हार्ड डिस्क में ढूंढेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा नहीं ना, क्योंकि मैं उड़ा चुका हूं तो वो ऑपरेट नहीं। इसका मतलब क्या? एक अकेला ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि मेरी मजबूरी है कि मैं अपने सिस्टम के अंदर उसे इंस्टॉल करके, बाकी हार्ड डिस्क के अंदर जितनी चीजें, आप लोगों का कहना बिल्कुल दुरुस्त था कि भाई जब वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है यूजर से उसका वास्ता ही नहीं है तो मैं उसे हार्ड डिस्क पर क्यों स्टोर करूं? लेकिन तुम्हें समझ में आया क्यों स्टोर? नहीं समझे? अब आप बताइए मैं गेम खेल रहा हूँ कहाँ इंस्टॉल्ड होगा हार्ड डिस्क? अब बताइए ये मैंने अभी ये मैं इस पे काम कर रहा हूँ ना, अब जानते हैं सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये पूरे का पूरा अभी जो लिखा हुआ ये बताओ रैम में मौजूद है हार्ड डिस्क पे? हार्ड डिस्क में अभी नहीं। जब मैं यहां से बाहर आने लगूंगा ऐसे करके तो पूछेगा डू यू वांट टू सेव चेंजेस, यानी कि मैं अभी कहां पड़ा हूं? रैम में पड़ा हूं। बंद कर दिया ना तो गए तुम काम से। क्या तुमने जो काम किया तुम सेव करना चाह रहे हो हार्ड डिस्क पे ताकि अगली दफा खोलो तो वही चीज आ जाए? ये समझ में आ रही है ये क्यों पूछ रहा है? सेकेंडरी और प्राइमरी स्टोरेज की जरूरत। और ये पूछ कौन रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट कर रहा होता बार बार आपसे। एक बंदा बैठा है पीछे, इसका नाम ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपसे बार बार पूछता है कि देखो गलत करने जा रहे हो, सेव करूं कि नहीं तुम्हारे? क्लियर हो रही है? तो यहाँ पे मैंने इसको कैंसिल कर दिया। इसका था क्या? अगर डोंट सेव कर तो इसका था क्या? मैं नहीं चाहता, वो उड़ा देगा। कहेगा अब अगर मैंने अगली दफा खोला तो मैं उससे क्वेश्चन नहीं कर सकता कि भाई तुमने सेव क्यों नहीं किया? कहेगा पूछा तो तुमसे। नहीं समझे? बात क्लियर हो रही है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्ड डिस्क में पड़ा होना लाजमी। अब खुद सोचो तुम एक नया लैपटॉप लेके आओ, उसकी हार्ड डिस्क बिल्कुल मैनेज, कुछ नहीं है उसमें, रैम भी खाली है। अब जब तुम सिस्टम ऑन करोगे तो क्या सिस्टम ऑपरेट कर सकोगे? क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जब सिस्टम ऑन करोगे तो आपका ऑपरेटिंग आपकी बायोस जो है वो जाके हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम उठा के रैम में जब डालने जाएगी तो उसको मिलेगा नहीं ना। तो आप यही कहते हैं ना, आप कहते हैं भाई नया नया लैपटॉप आया अभी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देने दो फिर काम करो। आप क्या करते हैं? यूएसबी लगा के ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ इंस्टॉल करते हैं? अपनी हार्ड डिस्क में, विंडोज हार्ड डिस्क में इंस्टॉल हो जाती है। तुम्हें दिखाओ मैं कहाँ इंस्टॉल हो। देखिए ड्राइव, कौन सी ड्राइव में इंस्टॉल हो रही है तुम्हारी मर्जी। हेलो भाई, अच्छा कहाँ इंस्टॉल? देखिए यहाँ पे देखिए ना आप, ए ऊपर आ जाए। देखिए मैं आपको एक चीज दिखाऊं जो आपको समझ में आएगी, शायद समझ में आए। देखो ये ये ऑफ करते, देखिए ये है दिस पीसी। इस दिस पीसी पे क्लिक करेंगे या माई कंप्यूटर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो माई कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद इस कंप्यूटर पे जो जो चीजें हैं ना वो इसके ऊपर आ, ये भी बंद करते हैं। इस कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे ना तो इस कंप्यूटर में जो जो चीजें हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब बताओ कंप्यूटर के अंदर मेरे लिए अहम चीज क्या होती है? सेकेंडरी स्टोरेज।
जिसमें मैं डाटा को क्या करता हूँ, प्लेस करता हूँ। अभी मेरे पास यूएसबी नहीं है, अगर मैं यूएसबी लगाता तो ये जो डिवाइसेस एंड ड्राइव लिखी है ना, यहाँ पे यूएसबी भी डिस्प्ले होगा। ये है सेकेंडरी स्टोरेज। अगर मैं इस सी पे क्लिक करूँ, या हार्ड डिस्क है, सी पे क्लिक करूंगा अगर मैं, तो इस हार्ड डिस्क के अंदर पहुंच। अब ये बताइए, ये तमाम डाटा सेकेंडरी वाला है जो मैंने इसके ऊपर क्या किया, खुद से सेव किया है। कंप्यूटर बंद भी कर दूं तो ये तमाम चीजें क्या होंगी पड़ी। येलो कलर में क्या है आपके पास, फोल्डर, और व्हाइट कलर में क्या है, फाइल। क्या है, फाइल। फोल्डर इंपॉर्टेंट होते हैं, फाइलें, घर अहम होते हैं या अफराद, अफराद अहम होते हैं ना, तो फाइल्स इंपॉर्टेंट हुई ना। फोल्डर तो बेकार है ना, फोल्डर तो घर की तरह है ना, खाली घर। एक फोल्डर में कोई फाइलें नहीं पड़ी नहीं, तो वो फोल्डर तो आप इस वजह से बनाते, ये है ना, देखिए ये आपने ये फोल्डर्स बनाए हुए हैं, ये जो अलग अलग पोर्शन बने हुए जिसमें बुक्स इंपॉर्टेंस रखती है ना, फाइल इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है ना, उसी के लिए तो बनाए गए ना। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। अब जरा देखो, ये आपके पास हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में देखें, यहाँ पे देखें तो ये विंडोज लिखा हुआ, ये वो फोल्डर है जिसके ऊपर आपकी पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, देख रहे हैं इसके अंदर इतना सारा सामान पड़ा। जब मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया था तो ये तमाम चीजें इसके अंदर क्या हुई थी, इंस्टॉल। और जब मैं सिस्टम ऑन करता हूं तो ये जितनी भी फाइल है, रिक्वायर्ड डिजायर्ड फाइल, ये सब की सब उठती है इसमें से, अहम फाइलें, और उठ के कहाँ लोड होती है, रैम में। बात समझ में आती है। अगर मैं सिस्टम को बूट करूं तो लिखा हुआ नहीं आता विंडोज, तो असल में ये तमाम फाइलें उठ के, इसमें से कुछ खास फाइलें उठ के कहाँ पे लोड हो रही होती है, रैम में। अब अगर ये विंडोज का फोल्डर ही तुम्हारे पास हार्ड डिस्क में नहीं है, तो जब वो विंडोज का फोल्डर ढूंढने के लिए आएगा तो उसको ये फाइलें मिलेंगी नहीं, तो क्या वो लोड कर सकेगा, नहीं, तो क्या वो कहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट फाउंड, और ये कह के आपको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लिहाजा ये चीज जरूर है। अब इसके अलावा, हाँ मेरा बेटा, फिर से कहिए, विंडोज अगर मैं एक और विंडोज इंस्टॉल कर, तो वो एक ही विंडोज का अपग्रेडेड वर्जन हो, तो वो भी इसी फोल्डर के अंदर इंस्टॉल। अब मेरे पास अपने सिस्टम में 3 विंडोज पड़ी हैं। ये मैं एक नॉर्मल सी बात बता कि मेरे कंप्यूटर के ऊपर विंडोज 7 भी है, विंडोज 10 भी है, विंडोज 11 भी है, तीनों इंस्टॉल कर दिए। बताओ जब मैं सिस्टम ऑन करूंगा, हाँ, अब ये होता है दिमाग का चलना, जहन जो होता है ना, इसको कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग, कि आप सोचे तो साथ ऑप्शन पूछता है ना कि 1 से करूं, 2 से या 3 से, क्या उसको जबरदस्ती। अच्छा अगर वो 11 इंस्टॉल कर देता, 11 से बूट कर देता है सिस्टम, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर प्रायोरिटी खुद से सेट है कि जो लेटेस्ट होगी उसको बूट कर जाओ, बाकी को छोड़ दो। अब ये बताइए, अगर मैं 11 से बूट कर रहा हूँ, 11 पे ही काम कर रहा हूँ, तो 7 और 10 का कोई फायदा है मेरे पास, तो वो तो बिला वजह स्पेस नहीं दे, तो मैं क्या करूंगा, उनको वहां से रिमूव कर दूंगा, उनको अनइंस्टॉल कर दूंगा, लेकिन 11 जो होगी वो वहां पर मौजूद रहेगी। समझ रहे हैं? तो ये डिफरेंस होता है आपके पास। जब आपने विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो फाइलें इंस्टॉल होती है, तो वो स्पेस नहीं कवर करेगी, तो वो अलग है, लेकिन जगह घेर के रखी हुई है ना, इसका कोई फायदा तो नहीं है। अगर मेरे पास 3 विंडोज है, तो क्या मैं तीनों विंडोज इस्तेमाल कर रहा हूँ? अब तीनों में से कोई एक विंडो इस्तेमाल करेंगे ना एक वक्त में, तो मुझे क्या जरूरत थी कि मैं 3 विंडो। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, मतलब नेटवर्किंग के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेटिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां पे आपको चाहिए कि आप एक से ज्यादा विंडोज रखते हैं और उनके ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है, समझे। बाकी यहाँ पे देखेंगे ना फोल्डर्स, इसके अंदर देखिए Xiaomi, मेरे पास मोबाइल है, उस मोबाइल के अंदर कभी कभी मैं डाटा डालता उठाता रहता हूँ, उसका फोल्डर इससे बनाया हुआ है। ये देखो स्कूल, ये मैंने एक फोल्डर बनाया था स्कूल के लिए, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया था। SQL, ये एक अलग आता है। देखिए लेजर जेट प्रिंटर है, इसका ड्राइवर यहाँ पे रखा हुआ है। समझ रहे हैं? जब भी सिस्टम लोड होगा तो वो ये ड्राइवर उठ के ऊपर जाके लोड हो जाएगा। सॉफ्टवेयर टू इंस्टॉल, ये तमाम वो चीजें जो मैंने बाद में अपने सिस्टम के ऊपर क्या की, रखी। ये ऑलमोस्ट, अब इसके अंदर कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है और कुछ एप्लीकेशन। समझ गया? देखिए वर्नियर कैलिपर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये मैंने उसको रखा है, ये पिक्स, तो ये आपके पास। तो अब ये चीज मेरे ख्याल में आपको समझ में आई होगी कि इसका मतलब
तो आप लिख लेंगे विच टाइप ऑफ बैकअप स्टोरेज डेस्कटॉप पे। अब अगर बताओ मैं हार्ड डिस्क यूज कर रहा हूँ बैकअप स्टोरेज, तो वो ज्यादा फायदेमंद है फ्लॉपी डिस्क? क्यों? स्पेस ज्यादा है, ज्यादा रिलायबल है, खराब नहीं होती जल्दी। आपने हटानी, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, तो डेस्कटॉप तो आपके पास क्या होता है, नॉन पोर्टेबल होता है, तो हार्ड डिस्क भी नॉन पोर्टेबल है, तो ज्यादा बेहतर हुई। फ्लॉपी क्यों? क्योंकि फ्लॉपी तो पोर्टेबल हुई ना, और इसकी स्पेस भी कम है। यूएसबी भी पोर्टेबल हुई, स्पेस कम है, लिहाजा उसके लिए बेहतर नहीं है, लिहाजा नॉन पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस में हार्ड डिस्क है। समझ गए? गिव द रीजन फॉर देयर यूज। तो ये तमाम चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। खत्म? दो भाई, ये तो खत्म। अच्छा जी, अगला जो अभी देखो मैंने सेव नहीं किया। डिफरेंशिएट बिटवीन मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक टेप। व्हाट आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस? तो मैं तो जवाब उसका वही लिखूंगा ना कि ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस होती है, जिसपे यूजर अपने डाटा को क्या करेगा, सेव। इसको हम ऑक्सिलरी भी कहते हैं, सेकेंडरी भी कहते हैं। समझ रहे हैं? जो कि यूजर के एक्सेस में है, और यूजर अपना डाटा सेव करता है परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज। समझ रहे हैं? अगर कोई आपसे कहे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या सेकेंडरी पे होता है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ। समझ रहे हैं? सेकेंडरी पे अभी दिखाया नहीं था। डिफरेंशिएट बिटवीन मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप। अब बताओ, क्या दोनों स्टोरेज हैं? सेकेंडरी हैं? दोनों मैग्नेटिक हैं? समझ रहे हो? ये सिमिलैरिटी हो। अब डिफरेंसेस पे आओ। उधर डिस्क है, इधर टेप है। डिस्क का मतलब क्या है? गोल है। गोल का मतलब क्या है? रैंडम एक्सेस है। कौन सा एक्सेस है? रैंडम। जबकि ये रैंडम एक्सेस नहीं होगा। टेप क्या होती है? सीक्वेंस, लपटती है ना, तो सीक्वेंशियल एक्सेस। जबकि वो क्या है? रैंडम एक्सेस। ना 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 ना, ये भी मैग्नेटिक है, वो भी मैग्नेटिक है, तो लाइट तो नहीं आई। वो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, लाइट सीधी। दूसरा चीज क्या है, अगर ये रैंडम एक्सेस है तो इसमें एड्रेसिंग होगी, जबकि उसमें एड्रेसिंग। अच्छा, डिस्क के अंदर एड्रेसेस जो होते हैं वो ट्रैक्स ऑफ सेक्टर्स बने हुए होते हैं। क्या उसमें ट्रैक सेक्टर्स होते हैं? नहीं। अच्छा, मैग्नेटिक डिस्क जो होगी, अब वो मैग्नेटिक डिस्क के अंदर फ्लॉपी भी आ सकती है, सारे आ सकते हैं। सही। सिमिलैरिटी एक ये है कि मैग्नेटिक टेप में भी हेड होता है जो रीडिंग राइटिंग करता है, और डिस्क में भी हेड होता है जो कि रीडिंग राइटिंग करता है। ये सिमिलैरिटी है। मैग्नेटिक टेप की स्पेस कम भी होती है, ज्यादा भी होती है, स्पीड में फर्क होता है। एक्सेसिंग स्पीड डिस्क की क्या होती है? कम। समझ गए? तो बताइए कितने सारे डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज। ये रट्टा मारने की नहीं है, ये आपके जहन में कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होने चाहिए कि भाई मैं अगर इसको देख रहा हूं तो कैसे देखूंगा, उसको देख रहा हूं तो कैसे। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने दिए ना, इन्हीं के दरमियान में कॉन्सेप्ट्स देके आपको। अच्छा, दूसरी चीज, अब हम बात करते हैं प्रिंटर्स पे। थके तो नहीं है ना? खैर, थक गए तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा ही है ना। एक मिनट, पेपर्स देना है यहाँ कहीं। क्लास 9 इनपुट आउटपुट। देखो भाई, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैसे आती रही है एग्जाम। पेरेंट्स ऑफ अ स्कूल, स्टूडेंट ऑफर हिम अ न्यू पर्सनल। अब ये इसका जवाब आपको देना चाहिए। एक न्यू पर्सनल कंप्यूटर जो है ना, एक पर्सनल कंप्यूटर जो है वो आपको दे रहा, लेके दे रहा अपने बच्चे को। न्यू पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम अपने बच्चे को लेके दे रहा है। ठीक है? यू आपसे पूछा जा रहा है टू हेल्प हिम सेलेक्ट देन इनपुट डिवाइसेस, कि वो उस कंप्यूटर में जो इनपुट डिवाइसेस होंगी वो कौन कौन सी हो सकती हैं, आप बताएं। सेलेक्ट एनी 3 इनपुट एंड गिव द रीजन फॉर सेलेक्टिंग ऑफ 3 डिवाइसेस इनपुट ऐसी बताओ जो उस बच्चे। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या हो सकता है। माउस इस्तेमाल करेगा बच्चा किसके लिए? पॉइंटर को मूव कराने के लिए। इनपुट हो गई। कीबोर्ड लिख देंगे ना ऐसे। लेकिन अब आप खुद सोचें कि वो पेरेंट है और वो अपने बच्चे को स्कूल स्टूडेंट को ऑफर कर रहा है,
और वो बच्चा जो है ना, वो क्लास 9th के अंदर है, लिखा नहीं है इसमें कौन सी क्लास में, और वो आगा खान बोर्ड का स्टूडेंट है केयू का, जिसके स्कूल के अंदर बहुत सारे असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, और वो असाइनमेंट्स के अंदर आपके अंदर फिजिक्स और कंप्यूटर की क्लास में बाद असाइनमेंट्स जो होते हैं वो मल्टी मीडिया के ऊपर बनाने के लिए दे दिए जाते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाने को दी जाती हैं। अब मुझे बताओ, उसमें कुछ वॉइस ओवर्स दे दी जाती हैं आपको कि आप अपने डाटा को रिकॉर्ड करके वीडियो बना के इंटरनेट पे अपलोड कर दें। गलत नहीं निकल गए हम बहुत अलग जगह पर, वरना आपके दिमाग में तो माइक आया ही नहीं था, बच्चे के लिए क्यों दूं भाई उसे माइक, माइक आपके ध्यान में यही आएगा वो गेम खेल रहा होगा। लेकिन स्टूडेंट के लिए माइक की रिक्वायरमेंट कहां पर होगी कि अगर वो कंप्यूटर जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए लिंक होता है तो वही माइक अब उसके लिए एजुकेशन के तौर पर, कैमरा भी चाहिए होगा, स्कैनर चाहिए होगा, डॉक्यूमेंट कोई है, कोई बुक है, वहां से असाइनमेंट बना रहा है तो उस डॉक्यूमेंट से स्कैनर पे रख के उस डॉक्यूमेंट को क्या कर सकता है, स्कैन करके अपनी प्रेजेंटेशन बना, नहीं समझे। अब कोई वर्कशीट दी है, वो आपसे शेयर करा ली व्हाट्सएप पे, अब वो शेयर कराने के बाद उसको आपसे कह दिया कि आप सॉल्व करके ले आए, तो अपने घर में बैठे बैठे आपने प्रिंटर से प्रिंट लिया और वर्कशीट सॉल्व किया, आउटपुट। लेकिन अगर आउटपुट होता तब, तुम्हें समझ में आ रही बात। तो इस तरह की इनपुट डिवाइसेस जो हैं उनके रिलेटिवली आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। तो जो पहले के बच्चे थे उनके दिमाग में सिर्फ माउस आता था और कीबोर्ड, लेकिन माउस और कीबोर्ड के साथ और डिवाइसेस जिनको हमने ऐसे, अब ये मुझे बताइए कि बारकोड रीडर बच्चे को चाहिए हो, नहीं सर, नहीं चाहिए। फिर ये बताओ कि ये तो अभी बच्चा है ना, अगर सिनेरियो चेंज कर दिया जाता कि आप किसी शॉप पे खड़े और वहां पे कंप्यूटराइज सिस्टम के लिए कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस रिक्वायर्ड होंगी, अब वहां पे दिमाग चलना चाहिए, कार्ड स्कैनर आपको चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे आपको क्वेश्चन से देखते हुए तुम्हें समझ में आ गया कि ये लोग कहां सोच रहे हो, आपके पास आ गया। अच्छा, ये तो बच्चे को दिया जा रहा है, कोई इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, वो अपने पास कंप्यूटर लैब सेटअप कर रहा है, क्या क्या चीजें चाहिए, मल्टी मीडिया डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट की, समझ रहे। अब ये अगला देखें, थ्री इनपुट डिवाइसेस और उसका रीजन भी मार्क करना। Why are dot matrix printer still being used? डॉट मैट्रिक्स आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं इन बैंक्स और स्कूल्स में, क्यों भाई? गिव टू रीजन। डॉट मैट्रिक्स जानते हैं क्या होता है? तो वो डॉट इंक लगाते हैं। अच्छा, जो आपके पास लेजर या इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं और डॉट मैट्रिक्स में मेजर डिफरेंस क्या? डॉट मैट्रिक्स क्वालिटी चीप होता है, क्या होता है? क्वालिटी अच्छी नहीं होती, और मेजर डिफरेंस जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज में मेजर डिफरेंस था, क्या होता है? हाँ, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज, भूल गया, याद नहीं है। हाँ बता बता बता। नहीं नहीं, बहुत सारा नहीं, मेजर, वो मुझे पता है, अभी जो बताया था मैंने, वो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला ना। हाँ बताइए। वो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला ये था कि जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है, उसका वो यूजर के कंट्रोल में होती है, और होता है ऑपरेटिंग। अच्छा, मैंने क्या कहा अभी? प्राइमरी, ग्रेड, जबरदस्त, ऐसे ही बोल रहा था मैं, टेंशन नहीं लिया, याद रहता। अच्छा बताओ बेटे, मेजर डिफरेंस इंकजेट और कौन सा बोला? लेजर, लेजर इंकजेट या डॉट मैट्रिक्स के दरमियान में, इंकजेट प्रिंटर, लेजर और इंकजेट और डॉट मैट्रिक्स के दरमियान में क्या डिफरेंस? और आप लोग काम बेहतरीन किए हैं। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट जानते हैं? नहीं पता भाई, बुनियादी तौर पर दो तरह के, ये इसको दिमाग में रखने की कोशिश कीजिएगा। बुनियादी तौर पे दो तरह के प्रिंटर होते हैं, एक इम्पैक्ट होता है, एक नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट किसे कहते हैं? टकराव को, हिट करने को इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट बगैर हिट किए बस स्प्रे नॉन इम्पैक्ट कहलाता है। कोई चीज टकरा तो नहीं रही, क्यों नहीं? अभी तो नहीं, वो उसके नॉन नहीं नहीं नहीं, क्या कह रहा था भाई? इम्पैक्ट का मतलब होता है टकराव। एक मूवी थी डबल इम्पैक्ट के नाम से, देखिए किसी ने? वो
देखिएगा आप, डबल इम्पैक्ट। वो जो है ना, वो ऐसी मूवी है कि उसमें ना एक शहाब होता है, यानी कि एक एस्ट्रॉइड होता है, बहुत बड़ा पत्थर, वो अर्थ की तरफ आ रहा होता है। तो वो इतना बड़ा होता है कि अगर वही कहते हैं अर्थ से टकराएगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। यानी कि वो वैसा ही पोल्यूशन हो रहा था जैसा कि डायनासोर्स के टाइम में होता है, वो दिखाते हैं ऐसा। वो मूव करता हुआ आ रहा होता है अर्थ की तरफ। तो यहाँ से कुछ लोगों को स्पेस नासा के थ्रू भेजा जाता है ऊपर, और वो कहते हैं कि भाई उसको ब्लास्ट कर दिया जाए। तो वो वहां पे ले जाके उसके ऊपर एक्सप्लोसिव लगाते हैं, लेकिन वो सही ड्रिल नहीं कर पाते एक्सप्लोसिव को। और वो उसको ड्रिल ना करने की वजह, यार ये तो मूवी बता दूंगा पूरी, नहीं मजा नहीं आएगा, फिर तुम लोग देखोगे, तुम लोग देख लेना, वो एक अच्छी मूवी है। इम्पैक्ट आता था टकराना, ठीक है, क्या जा रहे थे क्या? अच्छा, इम्पैक्ट कहते हैं टकराने को। ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसमें क्या होता है, पिन्स होती हैं उसके हेड में, जो डॉट मैट्रिक्स होता है। वो पिन्स जो होती है ना, वो 8 पिने होती हैं, 12 पिने होती हैं, 16 पिने होती हैं। और वो पिन्स जो होती हैं वो पेपर के अगेंस्ट ऐसे स्ट्राइक करती हैं। उन पिन्स के ऊपर देखिए ऐसे पिन होती है, पिन के नीचे नहीं, पिन के नीचे एक रिबन होता है, वो इंक रिबन होता है। समझ रहे हैं? रिबन समझते हैं ना, वो जो बालों में बांधते हैं वो भी तो रिबन कहलाता है ना, बिल्कुल उतना ही पतला सा होता है। वो रिबन ब्लैक कलर का होता है, उसमें इंक लगी हुई है, खुश्क इंक। वो जब उस रिबन पे स्ट्राइक करता है तो जैसे कार्बन पेपर नहीं होता, वो स्ट्राइक करता है तो इंप्रेशन पेपर के ऊपर आता है। तो जब पेन से स्ट्राइक करती है, ए लिखना हो ना तो वो ए ऐसे लिखा जाता है इसके ऊपर। अगर आप ए लिख रहे हैं ना तो ए ऐसे लिखा जाएगा। इसमें नहीं लिखा हुआ, ये जो मैंने लिखा, समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसे, अगर ए ऐसे लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसे आप बड़ा करके देखेंगे तो आपको छोटे छोटे डॉट्स नजर आएंगे, तभी ये कहलाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो बताओ, जब ये डॉट से करके प्रिंट कर रहा है तो इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, खराब? समझ गए? अच्छा, जब क्वालिटी खराब, अच्छा, चूंकि ये इंप्रेशन डाल रहा है, एक एक डॉट अप्लाई होगा तब ये लिखा जाएगा, तो ये स्लो भी होगा, आहिस्ता चलेगा। लेकिन मैं भी आपको वजह बताऊंगा कि ये चीप होता है, क्योंकि इसके अंदर जो इंक होती है ना वो रिबन की फॉर्म में आती है, यानी कि रिबन इंक में डूबा हुआ होता है, और ये रिबन बहुत बहुत सस्ता हो। समझ रहे हैं? अब होता क्या है कि ऐसे हेड है, ऊपर पिन्स है ऐसे करके बहुत सारी, और ये पिन्स एक कंट्रोलर से कंट्रोल हो रही होती हैं। अगर ए लिखना होता है तो इंफॉर्मेशन पिन्स के ऊपर आती है, यहाँ पे नीचे एक रिबन होता है, और रिबन के नीचे यहाँ पे क्या होता है, पेपर होता है। पिन्स यहाँ पे स्ट्राइक करके खट 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 खट, इसमें से आवाज भी आती है, साउंड भी प्रोड्यूस होती है, नॉइसी होता है। नहीं समझे? सारी खराब चीजें इसकी। नॉइसी होने का मतलब क्या है, वो भी अच्छी। पढ़ाने का फायदा ये है कि कुछ चीजें में अच्छी है, मसलन ये चीपर है, ये सबसे बेहतरीन चीज है। नहीं, अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्या कह रहा है कि यूज्ड इन, बताइए, बैंक के अंदर अगर मुझे कोई डाटा लिखना है तो क्या बैंक के अंदर क्या आप इमेजेस, बहुत कलरफुल इमेजेस को प्रिंट कर रहे होते हैं क्या बैंक में? बैंक के अंदर किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है प्रिंटिंग? जस्ट नंबर्स, 34, 28, 45। अगर वो 24 ऐसे लिखा हुआ है तो कोई तकलीफ है किसी को? रीड हो रहा है ना? फिर मैं अच्छा वाला प्रिंटर, इंकजेट या लेजर प्रिंटर क्यों ना? इस वजह से बैंक्स के अंदर आज भी किसको इस्तेमाल किया जाता है? डॉट। क्योंकि बैंक्स के अंदर रिक्वायरमेंट क्या होती है? नंबर्स को प्रिंट करना होता है, पहली चीज। अभी मैं बताऊंगा 2-3 बातें, ये चीज समझ में आ गई? अच्छा, अगर मेरे पास रिबन नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम कार्बन कॉपी भी निकाल सकते हैं इससे। क्या निकाल सकते हैं? कार्बन कॉपी निकालते हैं। कार्बन पेपर लें, उसके साथ एक कॉपी रखें, उसके ऊपर दूसरा पेपर रखें, एक और कॉपी रखें, तीसरा पेपर रखें, एक और कॉपी रखें, और बड़े प्रिंटर में डाल दें। जब प्रिंट करके निकलेगा तो एक की जगह कितनी कॉपियां निकल आएंगी? 4। और एक ही कार्बन पे निकल रही। नहीं समझे? कार्बन पेपर, कार्बन कॉपी देखिए, कभी रसीद बना रहे होते हैं तो कार्बन पेपर प्लेस करके बनाते हैं तो पीछे छप जाता है ना, ये कार्बन कॉपी का। इससे कार्बन कॉपी निकल सकती है क्योंकि इंप्रेशन आ रहा है।
टकरा रहा है, हिट कर रहा है, क्योंकि ये कौन सा प्रिंटर है? नहीं मेरा बेटा, ये इम्पैक्ट प्रिंटर। दूसरे प्रिंटर होते हैं नॉन इम्पैक्ट। कौन से? अच्छा देखो, तुम्हें बैंक में समझ आया नंबर्स? स्कूल के अंदर नोट्स प्रिंट करने होंगे ज्यादा से ज्यादा, स्कूल के अंदर भी अकाउंट सेक्शन में अगर इस्तेमाल हो रहा है तो अकाउंट्स में भी क्या, जो सैलरी स्लिप्स होंगी या तमाम चीजें, वो भी क्या होगी, नंबर की फॉर्म में होगी। तो बेहतर है ना इसी से हम प्रिंट करें। अब देखो इसमें एक और चीज अब जरा समझ लो, एक और चीज ये है कि जो दूसरे होते हैं वो नॉन इम्पैक्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉन इम्पैक्ट। अब नॉन इम्पैक्ट के अंदर आपके पास प्रिंटर आता है लेजर और प्रिंटर आता है इंकजेट। ये लेजर और इंकजेट भी अलग अलग होते हैं, ये दोनों नॉन इम्पैक्ट हैं। इनमें कोई चीज जाके फिजिकली स्ट्राइक नहीं करती पेपर। इंकजेट में क्या होता है कि एक इंक की बॉटल होती है, ठीक है, और उस इंक की बॉटल के आगे 3 कलर के स्प्रे होते हैं। यानी कि इंक की बॉटल का मतलब क्या है कि ये स्प्रे टाइप की होती है। इसकी जो नोजल होती है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, चार्जेस बिल्डअप करते हैं। यानी कि इसकी नोजल जो है जहां से इंक निकल रही है उसके ऊपर सपोज मैंने चार्ज कौन सा बिल्डअप कर दिया, प्लस। कौन सा चार्ज? प्लस। अब जब ये चार्ज निकलेगा, अब एक ही सिंगल नोजल रखे, हम में से ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कर रहे हैं, मैंने ब्लैक कलर के अंदर ना एक सर्कल जो है वो इस अपने पेपर पे डिस्प्ले कर, समझ रहे हो? जब पेपर सामने स्प्रे के पहुंचेगा तो पहुंचने से पहले ये जो ब्लैक कलर का सर्कल है ये अभी ड्रॉ नहीं हुआ, बल्कि इसकी जगह इस ब्लैक कलर के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, जो कि इनविजिबल होंगे, दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे, ये इस पेपर पे ऐसे करके गैदर हो जाते। यानी कि जो चीज प्रिंट करनी है ना उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज बन जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिकल इमेज बन जाती है। कहां पर? पेपर पे। क्या तुम्हें आंख से दिखाई देगी? लेकिन उसके ऊपर इमेज बनी भी होगी। इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा होता है ना, नजर ही नहीं आएगा। अब क्या होता है, जब यहां से स्प्रे किया जाता है किसको? कलर को। और ये कलर जो होता है वो कौन सा होता है? लिक्विड होता है, पेंट की फॉर्म में। जैसे आप स्प्रे करते हैं ना कपड़ों पर, जो बॉटल होती है स्प्रे, वो जो स्प्रे किया जाता है उसमें से नोजल से निकलने वाले ड्रॉपलेट जो होते हैं उनके ऊपर चार्ज किया जाता है। अब जब वो पॉजिटिव चार्ज उड़ते हुए यहां तक पहुंचते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या हो जाती है? अट्रैक्शन। अनलाइक चार्जेस है ना, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करके वो पॉजिटिव इसके ऊपर क्या हो जाता है? बैठ जाता है, बाकी जगहों पे नहीं जाएगा। वो इन तमाम जगहों पे पॉजिटिव के ऊपर कलर जो होगा वो जाके क्या होने लगेगा, जब पॉजिटिव कलर जाके बैठेगा तो यहाँ पे क्या चीज डिस्प्ले हो जाएगा? एक ब्लैक कलर का सर्कल। लेकिन जब पेपर बाहर आएगा कौन से प्रिंटर से? इंकजेट से। जब आपके पास इंकजेट प्रिंटर से पेपर बाहर आएगा, समझे? जब बहुत नींद आ गई, अगर इंकजेट प्रिंटर से पेपर बाहर आए तो तुम देखोगे कि ये जो पेपर है ना, ये पेपर को आपने कुछ देर अलहदा रख के इसे क्या करना पड़ेगा? ड्राई करना पड़ेगा, खुश करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने हाथ लगाया तो अभी तो इंक गीली है, खराब हो जाए। समझ रहे हैं? तो आपने उसको खुश करना है, खुश करने के बाद फिर आप उसको, सुने सुने सुने, मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें लेना ही लेजर चाहिए। लेजर के अंदर, इसके अंदर प्रॉब्लम अभी सुन ले क्या क्या उसकी प्रॉब्लम समझ में आ गई ना? इम्पैक्ट की क्या? क्वालिटी बेहतरीन नहीं होती, बेकार क्वालिटी, ठीक है। आवाज बहुत कर रहा होता है, इतनी जोर से चलता है कि आप बैठ के नहीं कर सकते, और स्लो होता है स्पीड। इसके अंदर फायदा क्या हुआ, इसकी स्पीड तेज होती है, क्योंकि एक साथ स्प्रे किया, सामने आया, जल्दी से प्रिंट निकल के आ गया, पूरे का पूरा एक साथ प्रिंट निकल गया, तो फास्ट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये थोड़ा सा टाइम देता है खुश्क होने में। आपने हाथ लगाया तो इंक निकल, दूसरा काम क्या, आपने इसे खुश कर लिया, खुश करने के बाद इस पेपर को ले जाके आपने किसी को दे दिया जो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था। वो बंदा उस डॉक्यूमेंट को रीड कर रहा था और टेबल पे रख के चला गया, और टेबल के साइड पे कहीं पे कोई गिलास रखा हुआ था पानी का, और वो पानी जो था वो इसके ऊपर गिर गया। जैसे ही पानी गिरेगा तो ये जो इंक है ये इसके साथ क्या कर जाएगी? बह जाएगी, और जो चीज लिखी थी वो क्या हो जाएगी? वाइप आउट, वाइप आउट हो जाएगी।
जब वाइप आउट हो गई तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी इंकजेट प्रिंटर से आप लोगों का रिजल्ट निकाल के मैं स्कूल के बाहर लगा दूं, तो क्या ये एक्शन बेहतर होगा मेरा? जब तक बारिश नहीं होती तब तक तो मसला सही कोई नहीं है, लेकिन अगर बरसात हुई, कहानी गई, फिर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि ये उस वक्त तक रहेगा, अगर आप इसके ऊपर वाटर को पोर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पोषक। ये सबसे बड़ा क्या है इसका डिसएडवांटेज। इसके अलावा इसका जो कंटेनर होता है उसमें जो लिक्विड इंक होती है ना, ये खासी कॉस्टली होती है और पीता भी बहुत है। और पीता भी बहुत है। इसका मतलब बहुत महंगा है, इसकी कॉस्ट उसके मुकाबले में क्या आती है, ज्यादा। समझ रहे हैं? क्वालिटी ऑलमोस्ट लेजर के बराबर होती है, लेजर से अच्छी भी मिल रही होती है। अगर आपने अपनी इमेजेस निकालनी है, कोई तस्वीर आपने ली हुई है और उसको कन्वर्जन, तो ये इंकजेट प्रिंटर से निकलने वाली इमेजेस बड़ी परफेक्ट होती है, जबरदस्त होती है, कलर के कॉम्बिनेशन बड़े अच्छे आते हैं। तीसरे नंबर पे आपके पास, अच्छा इसमें क्या होता है, जब एक स्प्रे है तो ब्लैक एंड व्हाइट आए, ब्लैक इंक है इसमें। अगर 3 स्प्रे, रेड ग्रीन आरबीजी, आर बी और जी, रेड ब्लू और ग्रीन 3 स्प्रे तो मैं कलर्ड इमेज निकाल रहा हूं। वो हैंडल कैसे होते हैं इससे हमारा कोई खर्च नहीं, लेकिन हमें पता है कि कहां कहां पे क्या करना। समझ में आ गई बात? तीसरा काम, तीसरा होता है कौन सा प्रिंटर, लेजर। लेजर भी नॉन इम्पैक्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं, पूछ रहे हैं। हाँ कहिए बेटी। सर किस तरह आते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स किस तरह, पेपर पे? यस सर। ये मैं बता, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आते हैं कि एक चार्जेस का ड्रम होता, एक अंदर ना इस तरीके का प्रिंटर के अंदर एक ऐसा ड्रम होता, उस ड्रम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बीम गन होती है, इलेक्ट्रॉन गन होती है। नहीं, ये एक चीज समझिएगा कि एक गन होती है, एक पिस्टल टाइप की होती है, गन होती है, जिस गन में से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसको थ्रो किया जाता है। इस पिस्टल के अंदर पहले से मौजूद होता है कि मैंने एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एक सर्कल की इमेज, तो वो बीम गन जो होती है वो पहले ड्रम के ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को प्लेस करती है। प्लेस हो गया इलेक्ट्रॉन, अब वो ड्रम जो होता है ना वैसे रोटेट कर रहा होता है, पेपर उसके नीचे से रोटेट करता हुआ एक रोलर से रोटेट करता है, तो उस पेपर के ऊपर उस इलेक्ट्रॉन बीम गन की के थ्रू जो इमेज ड्रम पे आई होती है, वो इमेज कॉपी हो जाती है किस पे, पेपर। फिर वो पेपर फ्लोट करता हुआ किसके सामने आ जाता है, इस स्प्रे मशीन के सामने। अच्छा, लेजर के अंदर फर्क ये होता है कि यहां पे जो स्प्रे गन होती है उसमें कोई गन नहीं होती, बल्कि शावर किया जाता। शावर ऐसे करते हैं कि इसके अंदर ड्राई इंक होती है, क्योंकि प्रॉब्लम यही थी ना, लिक्विड इंक की प्रॉब्लम आ रही थी ना, खुश्क होने में टाइम लेता था। इन्होंने क्या कर दिया, पूरा मैकेनिज्म वैसे ही रखा, इसको खोल के अंदर जो था ना ड्राई इंक डाल। और ड्राइंग क्या होती है, होता यह है कि एक स्टिकी, छोटा सा स्टिकी मटेरियल होता, यानी कि समझिए एक गम होती, गम समझते हैं ना, जो गम आप यूज करते हैं, इस गम का सबसे छोटा पार्टिकल लिया, उसके ऊपर एक बारीक सा हिस्सा रख देते हैं किस चीज का, जैसे रेड कलर ऐसे लगा दिया। तो इसका मतलब क्या है, इस गम का काम क्या है, पेपर, ये असल में ये जो मटेरियल है कलर, ये इस पार्टिकल के कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रेड कलर का है। अगर ये ब्लू कलर का होगा या ग्रीन का होगा तो इसके ऊपर क्या लगा होगा, एक ग्रीन कलर का पार्टिकल चिपका हुआ। यानी कि जो आपके पास पाउडर इंक होती है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक कलर पार्ट होता है और एक गम पार्ट। गम के ऊपर थोड़ा सा कलर लगा हुआ, गम जो होती है वो इनविजिबल होती है, समझ रहे हैं, ट्रांसपेरेंट होती है। अब क्या होता है कि जब इस तरह के बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके ड्राई इंक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ड्राई इंक को हम कहते हैं पाउडर इंक। बहुत बारीक बारीक पार्टिकल होते हैं पाउडर की फॉर्म, ठीक है। वो पाउडर इंक अगर आप किसी पेपर पे डाल के फूंक मारे तो उड़ जाएगी, ऐसी होती है, वो खुश्क होती है। अब क्या होता है कि जब पार्टिकल्स सामने, यहां पे पेपर नीचे पहुंचा और इसके ऊपर नेगेटिव की क्या बनी हुई थी, इमेज बनी,
ऊपर यहां पर एक कंटेनर होता है, जिस कंटेनर के अंदर ये पूरा पाउडर भरा हुआ हो, समझ रहे हैं? अब जब नेगेटिव, और ये पाउडर जो होता है वो कौन से पार्ट चार्जेस लिए हुआ होता है? पॉजिटिव चार्जेस लिए। जब इस पाउडर के क्लोज ये गुजरती है तो वो पाउडर नेगेटिव के ऊपर जाके, सिर्फ नेगेटिव के साथ क्या हो जाते हैं, उसके कुछ हिस्से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये जो स्टिकी मटेरियल होता है ये जाके कहां पे, यहाँ पे पड़ जाता है, यहाँ पे चिपक जाता है। लेकिन अभी ये कागज का पार्ट नहीं बना, अभी सिर्फ और सिर्फ कागज के ऊपर चिपक गया। बताइए अगर मैं उस वक्त पेपर को उठाऊं और फूंक मारूं तो वो उड़ जाए, नहीं समझे? अब ये जब पेपर फर्दर आगे आता है तो उसको रोलर, हीटिंग रोलर से गुजारा, इससे। अब ये जो हीटिंग रोलर वो उसको मेल्ट करके पार्ट ऑफ द पेपर बना दे। तो अब जो इसके ऊपर स्टिकी मटेरियल था वो जब प्रेस होता है हीटिंग रोलर से तो वो उस पेपर का हिस्सा बन जाता। जब वो पेपर से चिपक गया तो अब आप उसमें पानी भी बहाएंगे तो वो उससे अलग नहीं है। तो जो वॉश आउट वाला पोर्शन था, पार्ट था जो स्टैटिस्टिक्स वोल्टेज था, वो यहां पे लेजर जेट के ऊपर जाके क्या हो जाता है, तो लेजर के ऊपर जाके क्या होता है। तो इस वजह से अब वो नॉइसी भी नहीं है, फास्ट प्रिंटिंग भी दे रहा है आपको। कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है लेकिन लेजर के मुकाबले में इसकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। सॉरी, इंकजेट के मुकाबले। डॉट मैट्रिक्स तो बहुत ही सस्ता होता है, साउंड नहीं प्रोड्यूस कर रहा कोई और प्रोफेशनल है और लॉन्ग। अच्छा, ये जो प्रिंटर्स होते हैं ना डॉट मैट्रिक्स, ये उमूमन, ये डॉट मैट्रिक्स ये उमूमन हैवी ड्यूटी प्रिंटर्स कहलाते हैं। हैवी ड्यूटी का मतलब क्या है? लोड का मतलब क्या है? ज्यादा देर तक ज्यादा टाइम तक आप इसको इस्तेमाल, मसलन आपने रात में लगा दिया और सुबह तक प्रिंट करके फाइनल हुआ, ये क्या कहलाता है? हैवी ड्यूटी। कुछ प्रिंटर्स ऐसे होते हैं जो हीट अप होके बंद हो जाते हैं, डॉट मैट्रिक्स उनमें नहीं है। लेजर जेट में ये होता है कि हीट अप होगा, बंद हो जाए। लेजर जेट जो होते हैं उनमें एक सीरीज आती है प्रोफेशनल सीरीज। कौन सी सीरीज? प्रोफेशनल। यानी कि लेजर जेट के अंदर डॉट पी सीरीज आती है। जितने पी सीरीज के होते हैं ना वो हैवी ड्यूटी प्रिंटर्स, यानी कि उनको रात भर लगा के छोड़ दें आप, सुबह तक करते रहे, वो बंद नहीं है। समझ रहे हैं? तो हैवी ड्यूटी के अंदर अब आपके पास डॉट, अब आना शुरू हुए प्रोफेशनल इंक प्रिंटर, वरना डॉट मैट्रिक्स अब डॉट मैट्रिक्स अब जो है ना वो खत्म कर दिए। अब आज के दौर में डॉट मैट्रिक्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं, लेकिन आज के दौर में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो रहे, लेकिन आगा खान बोर्ड को पता है कि इस्तेमाल, लिहाजा जब आए ना वहां पर, क्योंकि क्वेश्चन ही इन्होंने इसके हिसाब से। अब तुम्हें क्वेश्चन का सेंस समझ में आया? कहता है डॉट मैट्रिक्स जो इतना बेकार थका हुआ प्रिंटर है, बताओ आज भी वो बैंक्स में क्यों इस्तेमाल हो रहा है? तो तुम्हें बैंक्स के अंदर होने वाले काम बताने के क्या काम है, और वो काम डॉट मैट्रिक्स कैसे सपोर्ट कर रहा है और बाकी प्रिंटर सपोर्ट नहीं कर रहा। समझ में आती बात? तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी, वॉश आउट का इंपैक्ट आ जाएगा। फिर उसका डॉट, अब बैंक के अंदर क्या होता है, आपको क्या क्विक प्रिंटिंग चाहिए होती है बैंक? भाई आज दिन के दिन जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, तो तुम क्या करोगे? रात में लगा के छोड़ दो, सुबह तक मिल जाएगा। नहीं समझी? अब आप बताइए, मुझे सैलरी स्लिप दी, मैं घर लाया, पानी गिर गया, बह गई, अब क्या करूँ? डिग्री को प्रिंट कराया जा रहा है, आपकी मार्कशीट्स, क्या मैं उसको लेजर जेट से प्रिंट कराऊंगा? उसमें कोई भी पानी बहाए और खत्म हो जाए। समझ में आई बात? तो ये तीन तरह के प्रिंटर होता है। एक प्रिंटर होता है थर्मल प्रिंटर, वो देखा है कहाँ? वो भी पूछा जा सकता है। थर्मल प्रिंटर जो होता है वो वैक्स या थर्मल प्रिंटर कहलाता है। वो प्रिंटिंग करता है हीट के थ्रू, और हीट के थ्रू ऐसे करता है कि एक स्लिप होती है, उस पर जो चीज प्रिंट करनी होती है उसको गर्म करते हैं। मसलन आप क्या करें कि उसका पेपर अलग था, आपने वो देखा बैंक से जो स्लिप निकलती है, एटीएम से, या यहाँ पे शॉप से जो स्लिप मिल रही है, हुआ करे वो स्लिप कलरफुल होती है, लेकिन वो कलरफुल एक कलर की होती है, मल्टीपल कलर्स नहीं होते, एक ही कलर। वो जो ब्लू होता है ना, वो ब्लू उस पे पहले से प्रिंटेड होता, नहीं समझे? उसके ऊपर जो चीज प्रिंट की जा रही तो एक ही कलर में होती है। और कैसे होती है, क्यों होती है, मैं बता। वो जो स्लिप निकलती है ना, वो स्लिप
वो स्लिप केमिकल कोटेड होती है, उस पे एक केमिकल कोट हुआ होता है, आपको नजर आता है? नहीं। उस केमिकल की दो प्रॉपर्टीज है, अगर आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे ना तो वो केमिकल काला होना शुरू हो जाता है, ब्लैक। आप क्या करें, उस स्लिप को लें और चूल्हे पे रखें, आप देखेंगे वो एकदम से ब्लैक हो जाएगी। ऐसे रखिए और हटा दीजिए, आप देखेंगे वो क्या हो जाएगी, ब्लैक। कभी करके देखा है? चेक करके देखिएगा। आप इस्त्री जलाइए, इस्त्री भी ऐसे रख के हटाएं तो आप देखेंगे जिधर इस्त्री लगेगी ना वो सब ब्लैक हो जाएगा। क्यों ब्लैक होगा? क्योंकि वो हीट गेन करके हीट के ऊपर। अब होता क्या है, आपकी स्लिप पे लिखा है 2000 रुपीज, तो वो 2000 के फिगर्स जो होते हैं वो आके उससे लगते हैं और उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, हीट। जैसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो हिस्सा 2000 का क्या हो जाता है, ब्लैक। क्यों? क्योंकि केमिकल ब्लैक हो गया ना, कुछ अरसे के बाद वो केमिकल रिवर्स बैक कर जाता, अपनी असली हालत में क्या कर जाता, वापस आ जाता। तो मुझे ये बताओ कि मुझे कहीं पे कोई इंक लग रही है यार? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीपेस्ट वे है कोई चीज प्रिंट करा के। आपने देखा उस स्लिप के ऊपर अगर आप अपने नाखून से ऐसे करके प्रेस करें तो काले रंग का निशान बन जाता है। क्यों? जब आप नाखून रख के प्रेस कर रहे होते हैं तो आपका नाखून से हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट उसके ऊपर क्या कर देती है। ऐसा नहीं है आपका नाखून लिख रहा हो, अगर वो केमिकल ऐसा है कि रेड कलर अपेयर कर रहा है तो आपके नाखून से रेड कलर में डिस्प्ले, समझ रहे हैं? तो वो हीट, वो थर्मल प्रिंटर्स कहलाते हैं। और उमूमन कहाँ होता है, शॉप के ऊपर दिए जाएंगे, भाई जो स्लिप है मुझे कुछ अर्सा इस्तेमाल करके खत्म कर देंगे, मैं लेके तो नहीं बैठूंगा। लेकिन अगर आपका रिजल्ट उस हीटिंग प्रिंटर से निकाल के दिया जा रहा हो तो कितना मजा है, बताओ क्या नुकसान होगा? आप लोगों को फायदा, और जो जिसकी पोजीशन आई होगी उसको तो नुकसान हो जाता है। लेकिन इसका क्या है कि मैं उसको परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकता। कौन से प्रिंटर? और जो दुकानों पे रखे होते हैं ना, ये जो शॉप पर है यहाँ पर, ये खुर्शीद पे आप देखें ना, इतनी बड़ी सी डिवाइस है जिसमें से पर्ची निकलती है, ये हीटिंग प्रिंटर है। इसे पूरा रोलर चेंज करते हैं, दूसरा रोलर रख देते हैं और वो यूज होता है। केमिकल मुझे नहीं डालना पड़ता, वो जो रोलर होता है वो पहले से कोटेड होता है, उसके अंदर में कोई केमिकल नहीं डालना। सिर्फ क्या होता है, उसमें लेटर्स होते हैं, वो पेपर से टकरा के हीट अप हो जाता है। समझ गए भाई? तो ये प्रिंटर्स जो है ना, ये तुमने आज, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये बिल्कुल देखो सेम क्वेश्चन दे रहा है, उधर ही उधर ही उधर ही उधर ही हाकिम भाई के रूम में रखा। हाँ मैं, और वहीं से उठा लिया कीजिए। देखो, द मैनेजमेंट ऑफ द नेशनल नेटवर्क ऑफ स्कूल, लाओ। तो मैं समझ में आई बात? देखो, अब ये एक स्कूल के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवा, जब स्कूल के लिए आप वीडियो, तुम्हें समझ में आ रहा है? इससे पहले कौन सा सेटअप था, एक बच्चे को प्रिंटर दिलाना, सिस्टम दिलाना, इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब देखो एक नया सिनेरियो बना रहा है, एक स्कूल है नेशनल वाइड, नेटवर्क स्कूल है जो दूसरे स्कूलों से इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। और ये कह रहा है वो चाहता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराए, यानी कि यहाँ से टीचर बैठ के वहां पे वीडियो के थ्रू क्लास ले। अब बताओ उसको डिवाइसेस बताओ कौन कौन सी चाहिए होंगी और क्यों चाहिए, तुम्हें समझ में आ रही बात? अब खुद सोचो कि अगर अब आज तो बहुत चेंज हो गया ना, ये बताइए आपका एक बुटीक है, तो यही रख दो मेरे, ये टेबल पे रख दो, आपका एक बुटीक है जहां पे आप कपड़े बनाओ। अब ये बताइए वहां पे किन किन डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होगी जो आपके लिए है? नहीं, बुटीक होने का मतलब क्या है कि वो एक ऐसी जगह है। अब आप ये कह रहे हैं कि इस तरह का पेन और वो चाहिए जो कि डिजाइनिंग भी कर सके, तो डिजाइनिंग के लिए सॉफ्टवेयर और डिजाइनिंग के लिए सिस्टम्स, जो जो ये टैबलेट्स होती हैं तमाम चीजें, वो यूज होंगे। और बताओ और? अच्छा, वहां पे आपने डिस्प्ले किए हुए होंगे ना, क्या कपड़े, सबके सब? क्या आप सारे कपड़े डिस्प्ले कर सकते हैं बुटीक? भाई वाह। ओ भाई, जो जिन रॉड्स के ऊपर, ये आपको पता है हैंगर क्यों इजाद हुए थे कि छोटी सी जगह पे ज्यादा से ज्यादा कपड़े आ सकेंगे डिस्प्ले कर। लेकिन इसके बावजूद क्या सारे कपड़े बुटीक के डिस्प्ले होते हैं? तो इसका मतलब क्या है कि एक स्क्रीन चला देंगे, 6 स्क्रीन आपने साथ में लगा दी, उनके ऊपर उसका डिस्प्ले आ रहा है, तो आप उधर भी देख रहे हैं उधर भी देख रहे हैं, और वहां पर तो आप मूवमेंट शो कर सकते हैं। आप यहाँ पे तो दिखाई नहीं सकते,
भाई एक कपड़ा जो कि हैंगर पे टंगा हुआ हो वो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा या कोई बंदा पहन के चल रहा हो? तभी आप देखते हैं ना वहां पे जो मॉडल्स बनाए हुए होते हैं जो कि स्टैटिक मॉडल्स होते हैं उनको कपड़ा पहना के ताकि आपको ये चीज समझ में आती है कि और क्लियर होता है कि कैसा लगेगा। और अगर वही मॉडल मूव कर रहा हो तो आपको ज्यादा बेहतर नहीं होगा। तो वो मूव करता हुआ मॉडल आप स्क्रीन लगाए अपने इन पे। उसके अलावा आपका एक और बुटीक सपोज दूसरे शहर में, वहां पे माल अलग पड़ा हुआ, उसकी कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले करा दीजिए आप। बड़ी सारे काम हो सकते हैं। तो इस तरह की चीजें बहुत सारी आपसे पूछी जा सकती है। बस हाँ।